वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। निम्न में से किस का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? जल के घनत्व से अधिक घनत्व वाले आपको पदार्थों को यहाँ से फाइंड करना है। देखिए क्रम से लिखते हैं यहाँ से। तो लोहे की कील के बारे में दिया है। तो लोहा का घनत्व जो होता है आपका 7874 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है आपका? 7874 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ का कितना होता है? 967 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है आपका बर्फ़ का घनत्व। कॉर्क की बात करें तो कॉर्क का होता है समथिंग 340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से बात करते हैं हम थर्माकोल की। तो थर्माकोल का कितना होता है? 15 से 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सभी के यहाँ पे घनत्व दिए हुए हैं। अब जल का घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व कितना होता है आपका? 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक्यूरेट होता है। जैसे हम समथिंग कितना सपोज कर लेते हैं 1000। तो 1000 आपका किसका होता है? आपका जल का होता है। तो जल से अधिक किसका दिया हुआ है? आपका लोहे का। अर्थात लोहे की कील का घनत्व कैसा होता है आपका? जल से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका लोहे की कील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 3 और आवर्त 6 में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के साथ जो तत्व स्थित हैं उन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है करेक्ट आपका लेंथेनाइड। लेंथेनाइड आपका इसका करेक्ट आंसर। देखिए हेलोजन, तो हेलोजन कहाँ पे होते हैं? वर्ग 17 में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? वर्ग 17 में। और कितने तत्व हैं ये? 5 तत्व इसमें सम्मिलित किए गए हैं। हेलोजन में आप में वर्ग 17 में इसको सम्मिलित किया गया है। और कितने तत्व हैं इसके अंदर? 5 तत्व हैं। इनके बारे में बात करें तो फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, स्टेटीन है। ये आपके पास क्या है? कुछ तत्व हैं जो कहाँ पर रखे गए हैं? आपके हेलोजन में रखे गए हैं जो वर्ग 17 में हैं। संकरण तत्व, तो ये सभी धातुएं हैं। संकरण तत्व में कौन को रखा गया है? सभी धातुओं को रखा गया है। तो ये समथिंग 21 से 30 इस तरीके से कुछ आपके परमाणु क्रमांक है जहाँ पे इनको रखा गया है। तो ये भी नहीं है आपका। थर्ड बात करते हैं एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड को भी अलग से कॉलम करके यहाँ पे रखा गया है एक्टिनाइड को भी। तो यहाँ लेंथेनाइड है। तो लेंथेनाइड आपका सही आंसर होगा, जो आपको लेंथेनम के बाद स्थित है, इसलिए इसको लेंथेनाइड के नाम से जाना गया है। तो लेंथेनम के साथ जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड कहा जाता है। करेक्ट आंसर। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो बात करते हैं सभी के बारे में। देखिए सबसे पहले उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक क्या होता है? ये जानवरों, जंतुओं में, मनुष्यों में पाया जाता है। ये शरीर के बाहर होता है, जो अंदरूनी हिस्से में रहने वाले अंगों को एवं ऊतकों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड आपके पास पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक सामान्यतः चलने या जो गति करने वाले आपके अंग हैं इनको चलाने के लिए यह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सामान्यतः बात करें हम तो जो चलने फिरने में या जो अंग आपके क्या करते हैं? वर्क करते हैं, उनको चलाने के लिए पेशी ऊतक का कार्य होता है। नेक्स्ट है आपके पास मृदुतक। तो मृदुतक ही आपका क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह पशुओं में नहीं पाया जाता है। ये किस में होता है? केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पौधे के जो हरे भाग होते हैं उनमें भोजनों का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। हरे भागों में भोजन का निर्माण करना, जिसमें मुख्य रूप से कौन आती है? आपकी पत्तियां आती हैं। पत्तियों में भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जो संचय क्षेत्र है, जहाँ भोजन को संचय किया जा सकता है, उस क्षेत्र में भोजन को संचय कराने का भी काम किनका होता है? आपका मृदुतक का होता है। अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे भोजन को संचय किया जा सकता है वहाँ पे इनको क्या करता है? ये ट्रेवल भी कराता है, पहुँचाता भी है। संयोजी ऊतक क्या होता है?
शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? आपका संयोजी ऊतक का होता है। अंगों की बात हुई, अर्थात ये जंतु में पाया जाएगा, पादपों में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है मृदुतक ही ऐसा एक आपका ऊतक है जो दिए गए ऊतकों में, जो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, पशुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो इसके बारे में बात करते हैं हम कि पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके पास स्थायी और एक होते हैं आपके पास अस्थायी। एक स्थायी होते हैं और एक क्या होते हैं आपके अस्थायी। दो प्रकार के ऊतक यहाँ पे पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं हम शीर्षस्थ की। शीर्षस्थ की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शीर्षस्थ को प्राथमिक वृद्धि ऊतक कहा जाता है। प्राथमिक वृद्धि ऊतक कहा जाता है। प्राथमिक वृद्धि ऊतक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतक को। दूसरा है आपका पार्श्व। तो पार्श्व क्या होता है? आपका जड़ एवं तने का घेरा बढ़ाने के लिए काम आता है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक विभज्य ऊतक। इसको क्या बोलते हैं हम? द्वितीयक विभज्य ऊतक बोलते हैं। एक अंतर्वेशी होती है, तो ये गांठ के पास नई शाखा, इसके बारे में बात करें हम, अंतर्वेशी। तो इसका कार्य क्या होता है? जो गांठ होती है पेड़ों में, पौधों में, इन गांठों के पास नई शाखा का निकलने के लिए ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये प्रकार से हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? पार्श्व विभज्य ऊतक, जो जड़ और तने के घेरा को बढ़ाने में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता। परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए सक्षम होते हैं। क्या में आपके सहसंयोजी आबंध में, सहसंयोजी आबंधों में क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या होते हैं? आपके सक्षम होते हैं। एक आपके पास दिया हुआ है क्वांटम। तो क्वांटम क्या होता है? तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोश, उपकोश, कक्षक एवं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं। उन्हें क्वांटम ऊर्जा के नाम से जाना जाता है या क्वांटम के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा। तो आयनीकरण क्या है? परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए, परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है आयनीकरण ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण। इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, सिंपल है, प्रतिकर्षित ही करेगा। तो प्रतिकर्षित करने के लिए जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 12 है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 8, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 है। तो यहाँ गणना करते हैं हम CO2 की, तो C कितना है आपका 1, तो 1 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16 है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो 12 प्लस 32 बराबर 44। ये 44 आपको क्या रहेगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 4000 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब आवृत्ति आपका कितना दिया हुआ है? 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 m तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य आपका कितना रहेगा? तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा कितना है? 2.5 भेज रहा है। ध्वनि की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू V/T। क्या होता है? V/T। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू आप रख सकते हैं 2.5। V/T कितना है आपका? 400। ट्राई मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1000। कितना आ गया आपका यहाँ से? 1000। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कि तरंग जो ध्वनि की चाल है वो कितनी रहेगी आपकी? 1000 मीटर पर सेकंड रहेगी। 1000 मीटर पर सेकंड क्या रहेगी? इसकी चाल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऊपर की ओर शुरुआत से ही उसको ऊपर की ओर भेजा जा रहा है, मतलब U कितना हो जाएगा आपका? 14
मीटर प्रति सेकेंड की चाल से भेजा गया, वह 10 मीटर ऊंचाई तक गया। एच कितना रहा यहाँ से 10 मीटर ऊंचाई तक ये गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो उच्चतम बिंदु तक जब भी कोई पिंड जाएगा तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हम बात करें तो v कितना हो गया आपका 0। गति का पहला समीकरण यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ क्या रहेगा gt, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में काम हो रहा है तो g का वैल्यू क्या रहेगा आपका माइनस में भी रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा v का वैल्यू 0, u कितना है आपका 14 प्लस g का वैल्यू, तो g का वैल्यू कितना रहेगा आपका माइनस 0। देखिए ये रहा आपका v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 14 है, g का वैल्यू था आपका 9.8, तो ये लगा दिया हमने 9.8 मल्टीप्लाई बाई t, तो ये t आपका समय रहा। ये गति का प्रथम समीकरण हमने यहाँ पे अप्लाई किया, v बराबर u प्लस gt यहाँ गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे g का मान माइनस में लगा दिया, कितना हमने 9.8। तो क्या रहेगा आपका 14 बराबर 9.8 t, यहाँ से आ गया तो प्लस हो जाएगा। 9.8 का क्या कर लेंगे यहाँ डिवाइड कर लेंगे हम 14 में, तो 14 डिवाइड बाई 9.8, जब इसका डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आएगा आपके पास 1.43। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 1.43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उर्वीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो देखिए यह आपका डिंबवाही नलिका में क्या होता है आपका उर्वीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये जो होता है गर्भाशय के, ये नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो गर्भाशय के दोनों ओर होती हैं, ऊपरी भाग में, गर्भाशय के ऊपरी भाग में दोनों ओर ये स्थित होती हैं। कौन सी आपकी डिंबवाही नलिकाएं कहाँ होती हैं आपकी गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं, ऊपरी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बल बटा त्वरण इसके बराबर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बल और त्वरण। तो बल का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को हम इस साइड लेके आए तो ये त्वरण क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, त्वरण क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा कौन आपका द्रव्यमान, तो सही आंसर होगा आपका द्रव्यमान, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं अनुगमन वेग के बारे में। तो चालक के सिरों पर, यदि कोई आपका चालक है इसके दोनों सिरों पर क्या होता है कोई विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर ना लगाया जाए तो क्या किया जाए, बैटरी को जोड़ा जाए, बैटरी को जोड़ के उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैटरी के ऋण आवेश से प्रतिकर्षित हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपका कैसा होता है माइनस आवेशित होता है, और ये भी क्या है आपका ऋण आवेश बैटरी का, ये इससे प्रतिकर्षित हो गए कहाँ की ओर जाने लगते हैं, आपको धन आवेश की तरफ गति करने लगते हैं, एक नियत गति करते हैं, धन आवेश की तरफ नियत गति करते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या कहा जाता है अनुगमन वेग कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, चालक में इलेक्ट्रॉन का लगातार औसत गति से चलना, मतलब इस चालक में इलेक्ट्रॉनों का लगातार चलना, यही क्या कहलाएगा आपका अनुगमन वेग कहलाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा अनुगमन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। तो एवोगाद्रो क्या होता है, या तो हम केमिस्ट्री की बात करें या फिर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक मोल, जो आपका एक मोल पदार्थ में अणुओं की जो संख्या होती है, अणु की बात करें या परमाणु की बात करें, किसकी बात करें, चाहे अणु की बात करें या फिर परमाणु की बात करें, तो एक मोल पदार्थ में अणु या परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे एवोगाद्रो कहा जाता है, जिसे हम या तो एल से प्रदर्शित करते हैं या फिर NA से प्रदर्शित करते हैं। या तो एल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका जो प्रतीक है वो क्या है, या तो एल है या फिर NA है, ठीक है।
इसलिए इसको एवोगैड्रो नियतांक कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पदार्थों में कैसा माना गया है, आपका स्थिर माना गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण निकालना है तो सिंपल है, यहाँ बल का फॉर्मूला लगाइए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल कितना है आपका 240 न्यूटन, तो ये हो गया 240। द्रव्यमान कितना है आपका 80 किलोग्राम, तो ये 80 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। त्वरण है नहीं आपका, त्वरण आपको फाइंड करना है, तो 80 से ये कैंसिल कर लेंगे। कितने बार में 3 बार में, तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती हैं। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो आपकी आवर्त श्रेणी है उसमें एक सक्रियता श्रेणी बनी गई है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे होती हैं, जो सबसे नीचे होती हैं वो धातुएं कम सक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं, कम सक्रिय होती हैं, अर्थात कम क्रिया करती हैं, किसी दूसरे तत्व या पदार्थ से कम क्रिया करती हैं, इन्हें कम सक्रियता कहते हैं। तो वो धातुएं मूलतः कैसी होती हैं आपकी, जो मिलती हैं तो वो मूल स्थिति में ही मिलती हैं, वो किसी के साथ क्रिया करके नहीं मिलती हैं, वो मूल स्थिति में मिलती हैं। तो इसमें आपका है, देखिए कौन कौन सा है, प्लेटिनम है करेक्ट आंसर। इसके अलावा कौन कौन सी धातु होती हैं, तो ये है आपका सोना, चांदी। ये धातुएं अपने मूल स्थिति में ही मिलती हैं, क्योंकि ये कैसी होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है कैसी, अपरिमित, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की जो फोकस बिंदु होता है वो लेंस के कहाँ होता है, या प्रकाश बिंदु से बात करें तो प्रकाश बिंदु से कहाँ होता है, दाईं ओर होता है। कहाँ होता है, दाएं। और दाएं जो माप रहती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, धनात्मक रहती हैं। अर्थात यहाँ से हम कहें उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है आपकी, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए सभी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ से। कार्बन, तो कार्बन में होते हैं कितने आपके 6, जिनका विन्यास होता है 2,4। अगला है आपका बोरॉन, तो बोरॉन में आपका कितना होते हैं 5, जिसका विन्यास होगा 2,3। अगला है मैग्नीशियम, जिसमें आपका मैग्नीशियम के कितने होते हैं आपके 12, तो इसका होगा आपका 2,8,2। अगला है आपके पास क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है आपका 17, तो ये होता है आपका 2, 8 और 7। तो इसमें देखिए आपका मैग्नीशियम ही ऐसा है जिसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो विन्यास लिखने का फॉर्मूला होता है 2n²। ये आपका कोषों के अकॉर्डिंग होता है कि प्रथम कोष में कितने आएंगे, n का वैल्यू प्रथम 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। इसके अलावा कुछ अलग से नियम भी होते हैं जिससे हम बताएंगे विस्तार में इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ परावर्तित खाली स्थान प्राप्त करके रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका पराश्रव्य तरंग। चमगादड़ के द्वारा पराश्रव्य तरंगों को निकाला जाता है, जिनके द्वारा वो अपने रास्ते की रुकावटों का क्या करती हैं, जानकारी प्राप्त करती हैं। इसके अलावा इन पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कीमती कपड़े इनको साफ करने में, वायुयान इनको साफ करने में, और घड़ी के पुर्जे, जो घड़ी के पुर्जे हैं उनको भी साफ करने में क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। कुछ कारखाने हैं, कारखाने की जो चिमनी होती है उसकी कालिक को हटाने में, कारखाने की कालिक को, चिमनी की कालिक को हटाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूध के अंदर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ चमगादड़ इनका प्रयोग करके रुकावटों का पता लगाती है, तो वो है आपका पराश्रव्य तरंगों का परावर्तित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। देखिए पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो वो होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो पौधों में भोजन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये समवहनी ऊतकों की सहायता से ये कार्य कर पाता है। किसकी, समवहनी ऊतकों की।
समवहनी ऊतकों की सहायता से ये कर पाता है। इसके अलावा जाइलम, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, इसे हम दारू के नाम से भी जानते हैं, दारू। और इसका कार्य क्या होता है, यह मुख्य रूप से जल के संवहन के लिए कार्य करता है। जल के संवहन के लिए, खाने के संबंध, भोजन के संबंध के लिए किसके लिए किया जाता है, फ्लोएम का, और जल के लिए किसका किया जाता है, जाइलम का। ये दोनों स्थायी ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्थायी ऊतक होते हैं।